नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपकी होली कैसी रही? मुझे उम्मीद है कि आप सभी की होली काफ़ी अच्छी रही होगी और आप सबने काफ़ी एन्जॉय भी किया होगा। लेकिन अब आपको अपनी स्टडीज़ को फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। इसलिए हम ज्योमेट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की एक और बेहतरीन क्लास। इसमें मैं आपको 4 में से बाकी बचे हुए 2 सेंटर्स के रूल्स, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स को समझाऊँगा, जिससे आपको ट्रायंगल्स को लेकर एक कॉन्फिडेंस फ़ील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। मेरा नाम है किशन चंद और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एसएससी सीजीएल 2022 से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का परिकेंद्र। इसमें सबसे पहले आपको यह समझना है कि सरकम सेंटर कहते किसे हैं। देखो, एक ट्रायंगल बना दें, ठीक है? और उसके चारों ओर एक सर्कल खींच दें, उसके तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसे हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है? जैसे यहाँ पर पॉइंट ओ है, वो सरकम सेंटर है। ठीक है? ये बाहर जो है ये वाले, ये सर्कल है पूरा। ठीक है? लेकिन और इसको देखो, ये ए बी सी जो वर्टिसेस हैं उन पर टच कर रहा है ये सर्कल, है ना? तो अब देखो, पढ़ो। द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करनी चाहिए तीनों पॉइंट्स की, तीनों साइड्स की, उसे हम बोलेंगे सरकम सेंटर। ठीक है, आपको समझ में आया? यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक कहते हैं इसे। ठीक है? इसका मतलब, अगर हम एक ट्रायंगल लें और इस ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, मतलब एक ऐसा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना, 90 डिग्री, एक ऐसी 90 डिग्री की हाइट या लेंथ दें, लाइन खींचें जो इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर लंब समद्विभाजक। ठीक है? जहां पर ये तीनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं या मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। ठीक है? चलो, इट इज द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल। ये इस सर्कल का भी सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है? सेंटर होता है। अब देखो, इस सर्कल का अगर सेंटर है तो इसकी रेडियस अगर हम ड्रॉ करें तो रेडियस क्या होगी? ये देखो, पॉइंट ए से ओ तक, ये वाली जो लेंथ है, ये भी तो रेडियस है। ऐसे ही ओ से लेके सी तक, ऐसे ही बी से लेके ओ तक, ये सब क्या है? रेडियस है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि तीनों वर्टिसेस पे पॉइंट ए बी एंड सी से हमारी रेडियस निकलती है। ठीक है? और इसके सरकम रेडियस को हम हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। इसे हिंदी में कहते हैं परित्रिज्या और इंग्लिश में कहते हैं सरकम रेडियस। क्या कहते हैं? सरकम रेडियस। ठीक है? ये पॉइंट आपको याद रखना। द सरकम सर्कल पासिस थ्रू ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। सरकम सर्कल जो होता है वो तीनों वर्टिसेस से टच करता हुआ जाता है, वर्टिसेस ए बी एंड सी। वर्टिसेस को हिंदी में क्या कहते हैं हम? शीर्ष। मतलब तीनों शीर्षों को टच करता है सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, सॉरी, सरकम सर्कल। ठीक है? चलो, अब देखो, इसमें आपको एक चीज समझनी है। वो क्या है? कि अगर हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करें एक सरकम सेंटर के अंदर, मान लो ये एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, और इसको टच करते हुए हम ड्रॉ करें एक सर्कल। ठीक है? ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है? अब हमें एक ड्रॉ करना है ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हटाओ थोड़ा सा, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है? ये पॉइंट हो गया जो तीनों साइड से कट करेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है? ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम ओ। और जो ये है हमारा परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे हम पी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है? तो ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ठीक है? अब हमें देखना है कि हमारा जो एंगल बी है, बी ए ओ है, सॉरी बी ओ सी है हमारा एंगल, बी ओ सी है, यानी कि ये पूरा एंगल, ये वाला, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी, या फिर इसे हम एंगल ए भी बोल सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। ठीक है? अब ये कैसे होगा, ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है? अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये एक्स है। क्या है? एक्स है। और ये वाला एंगल जो है ये वाई है। ठीक है? हम ये मान के चलते हैं। ठीक है? देखो, अब हमें देखना है सबसे पहले एंगल बी ए ओ।
इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें ये पता है कि जो टू साइड्स हैं, ये वाली देखो, साइड बी ओ एंड साइड ए ओ आर सेम। ठीक है। अब हमें पता है किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं तो उन दोनों के आमने सामने वाला एंगल भी सेम होता है ना। अगर दो साइड सेम होती हैं तो उनके आमने सामने वाला भी एंगल जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी ए ओ, यानी कि ये वाला एक्स, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए बी ओ के। तो एंगल ए बी ओ कितना है हमारा, ये भी हो जाएगा एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये एक्स एक्स हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अब हमें ये भी पता है कि एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ पी, बी ओ पी, ये कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है। लेकिन 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये और ये वाला। ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब दिख जाएगा आपको। और हमें ये भी पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का मैंने आपको एक बार बताया था ट्रायंगल की ही क्लास में, कि अगर हम इस लाइन को, किसी भी एक लाइन के किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दें और उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल के बाकी दोनों एंगल का सम होगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई होगा। और अगर इसका नाम हम जेड रख दें, तो अगर हम इसको ऐसे खींच दें, इस वाली साइड को आगे ड्रॉ कर दें, तो ये वाला एंगल कितना होगा, वाई छोड़ दो, एक्स प्लस जेड होगा ये। ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस वाली लाइन को खींच दें आगे, इस वाली को खींच दो, चलो, तो एक्स छोड़ दो, वाई जेड कितना हो जाएगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये पता है कि ये वाला एंगल जो है, एंगल बी ओ पी, ये क्या हो जाएगा, बाकी दोनों एंगल का सम हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ए ओ बी, ए ओ बी कितना हो जाएगा हमारा, हमारा ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 2x, प्लस में मान लो अभी बीओपी नहीं पता है, वैसे तो हमें पता है कि ये 2x ही आएगा, बट फिर भी हम ले लेते हैं क्योंकि ये एक लीनियर वो ट्रायंगल बना रहा है ना। ये देखो, बी ओ पी, देखो ये जो एंगल है बी ओ पी, इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, इसलिए इसका सम होगा 180 डिग्री। ये वाली वैल्यूज कहाँ से आई हमारी, ये वैल्यू आई क्योंकि हमारे पास है एक ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमें जो एंगल निकालना है, मान लो ये वाला एंगल, ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस में दोनों एक्स, मतलब 2x। ठीक है। यहाँ से अब हमें बी बी ओ पी की वैल्यू निकल के आएगी। तो एंगल बी ओ पी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये पूरी वैल्यू उठा के 180 के उस साइड चली जाएगी, तो माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो माइनस में 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस 2x। तो 180 से 180 चला जाएगा, तो एंगल बीओपी कितना हो जाएगा, 2x। तो एंगल बीओपी, एंगल बीओपी कितना हो जाएगा, 2x। तो हमें ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू आ गई 2x, है ना। ठीक है। ऐसे ही अगर इसी तरीके से हम निकालें आगे भी, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारी, देखो ये वाली वैल्यू है y, और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो जैसे ये y हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2y। क्या वैल्यू आएगी, 2y। ठीक है। और जैसे ही ये वैल्यू 2y निकल के आएगी, तो हमें पता है कि हमारे पास एंगल बी ओ सी जो है, एंगल बी ओ सी जो है वो आया 2x प्लस में 2y। जैसे ये आया था बी ओ पी 2x, बी ओ पी ये आया था 2x, और ये वाला आया 2y। ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी ओ सी निकल के आ जाएगा हमारा। क्या निकल के आ जाएगा, बी ओ सी निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो बी ओ सी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई। और हमें पता है कि एक्स प्लस वाई जो है वो कौन से एंगल के बराबर है, वो है एंगल ए के बराबर। तो हमारे ये प्रूव हो जाता है कि एंगल जो है बी ओ सी जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए के। इसका मतलब अगर एंगल ए हमारा 30 डिग्री है, एंगल ए हमारा मान लो ये वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो हमारी एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसमें आपको कुछ चीजें समझनी है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। सर्कम सेंटर जो है वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ओ ए जो है हमारा वो इक्वल होगा ओ बी के, ऐसे ही वो इक्वल होगा ओ सी के, और वो इक्वल होगा आर के। और आर हमारा क्या है, सरकम रेडियस। क्या है, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
मैंने अभी अभी आपको ये वाला बताया था कि एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। जैसे कि हमारा ये वाला अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके दुगने के, एंगल बी का जो डबल होगा उसके बराबर होगा। ए ओ सी, देखो ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, मैं रेड कर देता हूँ इसे, ये वाला जो है ये रेड, ये वाला, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी का डबल होगा ये। ऐसे ही ए ओ बी यानी कि ए ओ बी ये वाला जो है ये किसके किसका डबल होगा, ये एंगल सी का डबल होगा, इसका डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलो आगे चलते हैं। अब हमें एक बात और याद रखनी है कि पोजीशन ऑफ सेंटर सरकम सेंटर डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ट्रायंगल। जो पोजीशन होती है ना सरकम सेंटर की, ये डिपेंड करती है किस जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का है। ठीक है, अब देखो ये 3 टाइप के वो बनेंगे, इसमें कंडीशंस बनेंगी। कौन कौन सी, सबसे पहले देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो इस केस में हमेशा जो सरकम सेंटर बनेगा वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उस पे जो सरकम सेंटर बनेगा वो हमेशा कहाँ बनेगा, वो बनेगा हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों। देखो ये भी आर हो जाएगा, फिर ये भी आर हो जाएगा, और ये भी आर हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, देखो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, मान लो कि ए बी और सी। ठीक है, तो हमें पता है कि ए बी के ऊपर अगर हम कोई परपेंडिकुलर देख रहे हैं, लाइन ए बी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर देख रहे हैं, तो हम यहाँ से लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए हमें, मतलब कि ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करे, तो यहाँ कट करेगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे करके कट करेगा ये। ठीक है, तो वो भी इसी पॉइंट पे आएगा। और थर्ड लाइन जो हाइपोटेन्यूज है उसको मिड पॉइंट में से अगर हम कट करेंगे, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे भी जाएंगे, तो हमारा सरकम सेंटर कहाँ आएगा, हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, कर्ण का मध्य बिंदु, मतलब जो हमारा सरकम सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, मध्य बिंदु पर होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर। ठीक है, परिकेंद्र कहाँ होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां पर होगा। अब ये देखना है हमें कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, याद रखना है ये वाला, याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है कॉन्सेप्ट, तो आपको ये याद रखना है। ये होगा आउटसाइड द ट्रायंगल, त्रिकोण के बाहर बनेगा हमारा परिकेंद्र। क्यों बनेगा, तो देख लेते हैं हम ऐसे करके। चलो आगे दिखाता हूँ मैं। एक ट्रायंगल ले लो ऐसे करके, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर हम लेंगे, देखो यहाँ से 90 डिग्री लेंगे तो ये यूं जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री और बाइसेक्टर लेंगे तो ये यहाँ जाएगा, और यहाँ से अगर 90 डिग्री लेंगे तो या तो वो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा तो वो मिलेगा नहीं, लेकिन हमें यहाँ लेके जाना है ऐसे करके। ठीक है, जैसे यहाँ जाएगा तो ये आउटसाइड, आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सरकम सेंटर इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, ये बोला है कि सरकम सेंटर जो है ना वो हमेशा अंदर लाई करेगा। मैंने आपको बता दिया कि क्यों करेगा, क्योंकि सभी लंब समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, टच करते हैं यहाँ पे पॉइंट ओ पे। ठीक है, ये हो गए हर एक का, ये हो गया हर एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये हो गया इसका, ये देखो यहाँ से ये वाला हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाली लाइन ए बी का, ये ए सी का था। ठीक है, ऐसे ही ये बीसी का है। ये तीनों कहाँ आके मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे, तो ये सरकम सेंटर कहाँ हो गया इसका, इनसाइड द ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज के अंदर बनता है। ठीक है चलो अब हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल में बनता है यहाँ पे। क्यों बनता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, अगर परपेंडिकुलर हम देखेंगे ए बी का तो वो ये वाली लाइन रहेगी, वहीं पे अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे बीसी का तो वो ये वाली लाइन रहेगी, वहीं पे अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे साइड एसी का तो ये वाली लाइन रहेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये सारे के सारे इंटरसेक्ट करेंगे हाइपोटेन्यूज पर, हाइपोटेन्यूज के भी मिड पॉइंट पर। ठीक है, ये देखो ये लिखा मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर परिकेंद्र होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर है, ठीक है, रेडियस, सरकम रेडियस, क्या है ये, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस किसके इक्वल होगा, तो सरकम रेडियस मतलब आर होगा हमारे h/2 के। यहाँ पे h क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं जो आर होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर होगा। ठीक है, ये भी आप लिख लेना। तो देखो एक चीज और देखो इसमें, ओ ए, लेंथ जो ओ ए है वो है आर के बराबर, वो क्या हो गई, हमारी सरकम रेडियस हो गई। ये ऑलरेडी दिखाया हुआ है, क्योंकि हमारा सर्कल तो ये बाहर वाला है ना। इस सर्कल के हिसाब से देखो ये हो गया सेंटर, सेंटर पे एक ये जा रही त्रिज्या यानी कि रेडियस, एक जा रही ये रेडियस, और एक रेडियस ये, तो तीनों रेडियस है।
तीनों रेडियस है तो ये तीनों इक्वल होंगी, यानी कि ओ ए यानी कि ये वाली लाइन बराबर होगा ओ बी के, ये वाली लाइन के बराबर होगा ओ सी के, यानी कि ये वाली लाइन के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सरकम सेंटर इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। इसमें आपको देखना है फिर से सेम पॉइंट, जैसे मैंने बताया था, यहां से हम देखेंगे लाइन जो साइड हमारी ए बी है उसके ऊपर हम देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इस तरीके से जाएगा इस पॉइंट पे। ऐसे ही हम साइड बीसी पर देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और जो ये बोल रहे हैं क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और साथ ही साथ में वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर, और यहां से लाइन ए सी का अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे तो अंदर की साइड बनाएंगे तो ये बाहर किसी भी इससे टच नहीं होगा, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से टच नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अभी इसे अपोजिट साइड में ड्रॉ करेंगे। तो जैसे अपोजिट साइड में करेंगे तो हमें पॉइंट ओ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम, इसलिए हम कहते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो आउटसाइड द ट्रायंगल बनता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखो सम इंपॉर्टेंट सर्कम रेडियस फॉर्मूलाज। अब इसमें हमें ये समझना है कि जो आर होती है ना, आर आर मतलब सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस ये होती है साइड ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर एरिया को उधर ले जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल को उधर ले जाओ तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू ए बी सी, यहाँ पे ये है साइड, तीनों साइड, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। ठीक है, इस तरीके ये फॉर्मूला बन जाता है। अब हम ये देखेंगे, इसमें पहले ये देख लो, ए बी सी क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, और ट्रायंगल यहाँ पे जो ट्रायंगल बना रखा है इसका क्या मतलब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इस वाले फिगर को थोड़ा ध्यान से देख लो, हम ये फिगर आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, तो पहले हम ट्रायंगल को ही ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये देखो, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। इसमें अब हम तीनों क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे लेकिन आधा, क्योंकि हमें पूरे की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारा ओ। क्या आ गया, ओ। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो है, ये जो लाइन है ये है आर, कैपिटल आर, और ये भी क्या है, कैपिटल आर है, और ये वाली भी क्या है, कैपिटल आर है। और कैपिटल आर का क्या मतलब है यहाँ पे, सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस। ठीक है, अब हमें एक और चीज समझनी है यहाँ पर, अगर हम इस पूरी लेंथ को ए ले लें, और इस वाली लेंथ को हम ले लेते हैं बी, और इस वाली लेंथ को हम ले लेते हैं सी, स्मॉल सी, तो यहाँ जो ये सरकम वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और पूरी लंबी लाइन जो है वो है ए के बराबर, तो ये हो जाएगा ए बाई टू के बराबर, और ये भी हो जाएगा ए बाई टू के बराबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a। लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, सेंटर पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल a, ये भी हो जाएगा एंगल a। ठीक है, दोनों को ए ए मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये मान लिया हमने कि ये दोनों a के बराबर है। अगर आप कहोगे कि a के बराबर कैसे है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो एंगल हमारा क्या है, एंगल बी ओ सी हमारा है, एंगल बी ओ, इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं हम, डी पॉइंट लेते हैं, इस वाले पॉइंट को लेते हैं डी। ठीक है, बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, है ना, ये पता है हमें। अब देखो दो ट्रायंगल्स देखो, इन ट्रायंगल्स कौन कौन सा देखते हैं, बी ओ डी और सी ओ डी। इन ट्रायंगल बी ओ डी एंड सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को देखो, इसमें क्या है, हमें देखो, हमें क्या 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 पता चल रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले ओ डी इक्वल टू ओ डी, कॉमन साइड हो गई हमारी एक, है ना, कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें पता है कि एंगल ओ डी बी, एंगल ओ डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी सी के, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये 90 डिग्री दो, हमें एक साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया,
और तीसरी साइड हमें मिल गई कौन सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी, जो कि है a/2 के। ठीक है, तो हमें ये भी मिल गई साइड। अब देखो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी वो लग रहा है, कॉन्ग्रुएंट रूल लग रहा है, कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है। साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड इक्वल है, ठीक है, और एक एंगल भी इक्वल है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या प्रूव हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसका मतलब एंगल ए भी एंगल ए के बराबर है। इसका मतलब हो जाएगा एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। तो जैसे ये दोनों इक्वल हुए और इन दोनों की वैल्यू मिला के क्या आ रही थी, हमें पता है कि एंगल बी ओ सी कितना आ रहा था, विच इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ए, 2 ए के बराबर आ रहा था। यानी कि ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना इसको। ठीक है, बी ओ सी को, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों हमने इक्वल लिए हैं। समझ गए आप? चलो अब देखो, इसको थोड़ा समझो ध्यान से, एक सेकंड रुको, मैं मिटा दूं। चलो अब देखते हैं हम आगे। अब हमें क्या दिखाना है इसमें, सबसे पहले प्रूफ क्या करना था आपको, है ना, वो देखते हैं। हमें इसमें बताना था कि हमारे पास जो एक रूल लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक ना साइन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में तीन मेन फंक्शंस होते हैं, एंगल्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर इनके तीन रिवर्स होते हैं, अपोजिट। ठीक है, साइन का उल्टा होता है सेक थीटा, नहीं कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। तो अभी हमें साइन थीटा समझना है। साइन थीटा होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी आप बस इतना समझो, इसके आगे आपको कुछ समझने की जरूरत है नहीं। अब आपको ट्रायंगल में देखना है बी डी जो है हमारा, ये देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो हमें मिलेगा इस टाइप का फिगर। ठीक है, ये वाला हो गया एंगल हमारा ए, यहाँ पे आ रहा है बी, यहाँ पे आ रहा है ओ, यहाँ पे आ रहा है डी। अब देखो ये एंगल है, तो इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि बी डी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा बी ओ। अब हमें पता है बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, a/2, और बी ओ की वैल्यू कितनी है, बी ओ की वैल्यू है कैपिटल आर। तो ये वाला जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a/2r। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी साइन ए की, साइन ए। और यहाँ पे ए क्या है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा a/2r। और इसी फॉर्मूले से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो वो बनेगा a अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर हम इसी तरीके से देखें तो ऐसे ही हम यहाँ से भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, है ना, और ऐसे ही यहाँ से भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, ये वाला। तो इन सभी ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम लेंगे तो सिमिलरली हमारे पास क्या निकल के आएगा कि जो आर है, जैसे ये आया है, आर की वैल्यू आएगी हर बार a/2 साइन ए, जो इक्वल होगा, अगर हम दूसरे एंगल से निकालेंगे तो b/2 साइन बी, है ना। ऐसे ही अगर हम निकालेंगे तीसरे उससे c डिवाइड बाय 2 साइन सी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाले ए बी सी हैं ये है साइड्स, और ये जो नीचे वाले ए बी सी हैं कैपिटल वाले, ये है एंगल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इससे हमें एक चीज क्या समझ में आई, अगर हम इन टू दो हर साइड से 2 को उस साइड ले जाएं तो ये 2r हो जाएगा हमारा a/साइन ए इक्वल्स टू b/साइन बी इक्वल्स टू c/साइन सी। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखोगे ट्रायंगल के लिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम एक काम करते हैं, इसको पहले मैं रब कर दूं, आपने लिख लिया ना, नोट कर लेना उसे। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी पॉइंट है सारे, ये आपको याद भी रखने हैं। तो आप, चूंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इसी टाइप के, अगर आप ये सब आइडेंटिटी और फॉर्मुलेज याद रखोगे ना तो आपको एग्जाम बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। रुको मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
जो कि इक्वल होता है हमारा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें हम लेंगे हाफ इंटू में बी डॉट सी इंटू में साइन ए, ये है हमारा फॉर्मूला। हम यहाँ ट्रायंगल से डिनोट करेंगे इसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा हमारा, हाफ टाइम बीसी इंटू में साइन है। अब ये कैसे आया, अब हम वो समझते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो। हमें ये नहीं बताना कि ये कैसे आया, हमें ये बताना है कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था वो ए बी सी डिवाइड बाय 4 आर कैसे आया, हमें ये बताना था ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब हमारे पास में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूले हैं। एक तो है ये जो हमने हमेशा यूज किया है, ठीक है, और ये हमेशा यूज क्यों कर पाया है, क्योंकि हमें हाइट पता होती है। ठीक है, ट्रायंगल की अगर हमें हाइट पता है तब तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अगर हाइट और बेस दोनों नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि कोई दो साइड हमें पता है, ये वाली एक्स और वाई दो साइड पता है और एक एंगल पता है 30 डिग्री। इस केस में अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस केस में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर ये हमें पता है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तब हमारा फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल बनता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनता है ये हाफ इंटू में बी सी। बी सी क्या है, बी एक साइड है और सी दूसरी साइड है, और इंटू में साइन ए। साइन ए क्या है, ये हमारा है एंगल ए, जो हमें वैल्यू साइन के रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास, अभी बताया था ना आपको। ठीक है, तो साइन ए देखो अभी आपको बताया था कि 2r इज इक्वल टू ए अपॉन में साइन ए बन रहा था, याद आ रहा है आपको, है ना। तो उस केस में क्या था, अगर हम साइन ए को ऊपर ले जाएं और 2r को यहाँ पे नीचे ले आए, तब क्या निकल के आएगा हमारा, तो अब आएगा हमारा साइन ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं 2 टाइम्स थोड़ी आएगा ये, देखो यहाँ पे आएगा हमारा a अपॉन में 2r। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी। अब देखो, और इस वाले फॉर्मूले से इसको अगर हम वैल्यू को, इस फॉर्मूले को ले ले 1, इसको ले ले हम 2, तो 1 से देखो, 1 से फ्रॉम 1 हमारे पास साइन ए की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, साइन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखो साइन ए को यहीं रहने दो, बाकी सबको उस साइड भेज दो, तो उस साइड क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और b इंटू सी जो है वो डिवाइड में चले जाएंगे, तो क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय साइड b इंटू में साइड c। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा हमारा, हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब इक्वल पुट कैसे करेंगे, देखो ये जो वैल्यू थी हमारी, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा निकल के आएगा 2r इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय साइन ए की जगह पे आएगी ये वाली वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बी डॉट सी। बी डॉट सी को ऊपर ले जाएंगे तो ये निकल के आएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय, इस वाले 2 को यहाँ भेज देंगे तो ये 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आर के बराबर, है ना। ये वाला 2 तो हमने नीचे ले गया ना, ये वाला 2, तो आर की जगह पे अगर हम इसे फिर से आर को ऊपर भेज दें, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऊपर भेज दें और इस आर को नीचे लेके आए, तो हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, जो कि साइड्स होती हैं, साइड ए इंटू साइड बी इंटू साइड सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ये कैपिटल आर यहाँ पे क्या है हमारा, सरकम रेडियस, क्या है, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था। देखो ये लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, एबीसी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ सरकम रेडियस। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको ये बताया आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी सी टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ डिवाइड बाय 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालेंगे तो हम क्या निकलेगा, ए बी सी डिवाइड बाय 4 आर। आर की वैल्यू, अब देखो आर क्या होता है हमारा, सरकम रेडियस होता है, तो यहाँ पे 2 आर की वैल्यू ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी एंड सी बाय साइन सी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही निकाल के बताई थी। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अब हमें यहाँ पे देखना है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है। ऑर्थो सेंटर को सबसे पहले तो हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है,
ये वो पॉइंट होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर का जहां पर तीनों एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, ठीक है, तीनों हाइट जहां पे मिलती है। अब देखो एक बेसिक डिफरेंस समझो पहले, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर, इसमें हम देखते हैं एल्टीट्यूड या फिर हाइट्स। अब देखो एल्टीट्यूड और हाइट के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम कहेंगे कि इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, तो हम एक ऐसा परपेंडिकुलर चूज करेंगे जो साइड को बाइसेक्ट करता हो, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, ये होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन वहीं पे अगर हम ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर की तरफ एल्टीट्यूड निकालें, ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, तो एल्टीट्यूड होगा इसकी हाइट, जो मैक्सिमम हाइट होगी, ये होगा इसका एल्टीट्यूड। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, लेकिन एल्टीट्यूड होगा ये। ठीक है, चलो इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। देखो हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि इट में लाई इनसाइड और ऑन और आउटसाइड द ट्रायंगल। ये कह रहा है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और इसकी साइड्स के ऊपर भी बन सकता है। ठीक है, ये तीनों जगह पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो ट्रायंगल कैसा है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हमें फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इन्होंने फॉर्मूला क्या दे रखा है कि h1 रेज टू h2 रेज टू h3, मतलब रेशियो ऑफ हाइट्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ 1 बाई ए, 1 बाई बी एंड 1 बाई सी साइड्स का। देखो कैसा होता है, इसको अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ, उसके उस पे समझते हैं। ठीक है, चलो देखो इसमें हमें निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। हमने अभी जो ट्रायंगल बनाया था उसी को बना लेता हूँ मैं दोबारा से आपके लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, और एक इसका पॉइंट ले लेते हैं हम एल्टीट्यूड, ये वाला 90 डिग्री डी पॉइंट, और ऐसे ही इसका एल्टीट्यूड भी ले लेते हैं, ये वाला 90 डिग्री, ये हो गया डी ई, ई पॉइंट, और ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, ये हो गया एफ पॉइंट, ये भी 90 डिग्री हो गया। चलो यहाँ ले लेते हैं। अब इन सब की ना लेंथ भी ले लेते हैं। ठीक है, बीसी की लेंथ को हम डिनोट करेंगे ए से, और एसी की लेंथ को डिनोट करेंगे बी से, स्मॉल बी से, और ए बी की लेंथ को डिनोट करेंगे स्मॉल सी से। ठीक है, तो स्मॉल सी और कैपिटल सी में अंतर नहीं पता चल रहा, तो मैं ऐसे कर देता हूँ स्मॉल सी को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है हमारे पास? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, इसको हम लिखेंगे हाफ इंटू में, अब देखो यहाँ पे अगर हम बेस ले रहे हैं ए को, तो हाइट हो जाएगी ए डी। क्या हाइट हो जाएगी? ए डी। और इस हाइट को ले रहे हैं हम h1। ठीक है, बी ई हाइट को ले रहे हैं h2, क्योंकि बी से शुरू है ना, और सी हाइट को ले रहे हैं, सी एफ की हाइट को ले रहे हैं h3, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको नाम दे रहे हैं हम क्या? कैपिटल एच। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑर्थो सेंटर होता है उसमें उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। ठीक है, ऑर्थो सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से। तो अगर हम साइड ले रहे हैं ए, यानी कि बेस ले लिया ए, तो हाइट क्या हो जाएगी? h1। ठीक है, ऐसे ही हाफ इंटू में बी साइड ले रहे हैं तो h2, और ऐसे ही हाफ इंटू में सी ले रहे हैं स्मॉल सी, तो ये हो जाएगा h3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम इसी को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू ए h1 इज इक्वल्स टू बी h2 इज इक्वल्स टू सी स्मॉल सी h3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? अब एज्यूम कर लो, मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो है 1 यूनिट के बराबर, 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर या जो भी है। ठीक है, 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल के आएगी इसके रेशियो की, या इस वैल्यू को हम 1/1 मान लेते हैं, इस पूरी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे 1 के। ठीक है, तो ए h1 इक्वल्स टू बी h2 इज इक्वल्स टू स्मॉल सी h3। अब ये तीनों अगर ए के इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 के इक्वल है, तो ये दोनों इस केस में देखो हमारे पास h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? h1 इज इक्वल्स टू 1 बाई ए। ऐसे ही इस वाले को अगर 1 के इक्वल पुट करेंगे तो बी नहीं, h2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी
1/b, और ऐसे ही अगर हम इसको 1 के इक्वल पुट करेंगे तो H3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/c, H3 इक्वल्स टू 1/c। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर हम इसका रेशियो बनाते हैं तो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इज इक्वल्स टू होगा 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। ठीक है, जो कि हो गया हमारा प्रूफ। लेकिन अब आप ये कहोगे कि सर हमने यहाँ पे जो 1 लिया है वो अगर हम 1 ना लें तब क्या होगा? तो ठीक है, मान लेते हैं। अब देखो कंडीशन आपके लिए मैं चेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं कि ये 1 ना होके k है, इसकी वैल्यू k के बराबर है, और k हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, या कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है। तो अगर हम इसको k मान लेते हैं, तो मैं एक बार ये सारा हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू k के बराबर मान लेते हैं तो हमारे पास h1 की वैल्यू, h2 की वैल्यू और h3 की वैल्यू जो आएंगी, ठीक है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो हमने ये बता दिया कि ये जो पूरे की वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये है k के बराबर, k के बराबर। ठीक है, किसके बराबर? k के बराबर। अब देख लेते हैं, अब इस वैल्यू को k के बराबर पुट करेंगे तो h1 की वैल्यू आएगी k/a। ऐसे ही इसको अगर पुट करेंगे k के बराबर तो h2 की वैल्यू आएगी k/b, और ऐसे ही इसको पुट करने पर H3 की वैल्यू आएगी k अपॉन में स्मॉल c। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो हम H1 रेशियो H2 रेशियो H3 अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे k अपॉन में a रेशियो k अपॉन में b रेशियो k अपॉन में c। यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपको एक चीज पता होगी कि हम रेशियो तभी लेकर चलते हैं, किसी भी 2 या 3 नंबर्स के रेशियो हम तभी लेकर चलते हैं जब उनका कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ एक ही आए। मतलब एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो होना चाहिए सिर्फ 1। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, जैसे कि अगर हम कहें कि 2 रेशियो 6 रेशियो 20, क्या ये रेशियो होंगे? हाँ, ये रेशियो तो है, लेकिन ये अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं है। तो ट्रू फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा? इन सबको और फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 रेशियो 3 रेशियो 10। अब इन तीनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है, और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो जब तक इस लेवल तक हम वैल्यूज को ना तोड़ दें, उनके फैक्टर्स ना कर दें, तब तक हमें रेशियोज नहीं मिलते हैं। तो ये हो जाएगी रेशियोज की ओरिजिनल फॉर्म। तो यहाँ पे भी, इस केस में भी अगर हम देखें तो हम अगर इन सब रेशियो को k से डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड बाय k, तो हमारे पास क्या निकल के आएगी वैल्यू? 1 अपॉन में a रेशियो 1 अपॉन में b रेशियो 1 अपॉन में c। तो दोनों ही केस में हम चाहे उसको 1 मान के करें या फिर हम k मान के करें, दोनों ही केसेस में हमारे पास जो रेशियो आएगा h1 रेशियो h2 का, h2 रेशियो h3 का, इन तीनों का जो रेशियो आएगा वो यही आएगा जो हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद करना है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, BHC। हमारे पास एक एंगल दे रखा है BHC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में एंगल A, CHA 180 डिग्री माइनस B, AHB 180 डिग्री माइनस एंगल C। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर हम किसी भी एक एंगल को प्रूव कर दें, यहाँ पे अगर हम देखें तो BHC हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा एंगल 180 डिग्री। ये तो हमारा A है ही, तो 180 माइनस A कैसे हो रहा है? 180 माइनस A कैसे हो रहा है? ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ आगे। चलो, हमारा जो ट्रायंगल था हमने देखा उसको, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहले एक ट्रायंगल था, है ना? इस ट्रायंगल में हमारे पास ए बी सी दे रखा है, ए बी और सी दे रखा है। ठीक है, इसमें हमारे पास सेम सबके परपेंडिकुलर दे रखे हैं, मतलब कि हाइट दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो जाएगी 90 डिग्री। तो ए बी सी डी इनको मानेंगे डी ई एफ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा H1, ये हो जाएगा हमारा H2, और ये हो जाएगा H3, और इसको बोलेंगे हम कैपिटल H, इस पॉइंट को जहाँ पे ये ऑर्थो सेंटर बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज हमें याद रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ पे ले रहे हैं हम। चलो, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल देखो आप, इन क्वाड्रिलेटरल, अब आपको ना क्वाड्रिलेटरल देखना है। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा? ए एफ एच ई, यानी कि ये वाला ए एफ एच ई। ठीक है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आपको दिख रहा है इसमें कि ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई, जो कि है 90 डिग्री। और आपको पता है कि इन चारों का सम, क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखो, अब दो एंगल अगर 90 डिग्री है तो 360 में से 180 तो चला गया, कितना बचा? 180 डिग्री बचा। ठीक है, और ये 180 डिग्री किसका सम होगा? एंगल ए प्लस एंगल एफ एच ई का, एफ एच ई का कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर हम एफ एच ई को देखें, एंगल एफ एच ई, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, यहां तक क्लियर?
अब देखो, जो एंगल एफ एच ई है वो इक्वल होगा एंगल बी एच सी के, एंगल बी एच सी के। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। मैंने आपको जब एंगल्स पढ़ाए थे उसमें मैंने समझाया था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना? बताया था ना? तो अब वही चीज अप्लाई करने का टाइम आ गया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये इक्वल होंगे तो एफ एच ई जो था वही हमारा बी एच सी बन जाएगा, तो एंगल बी एच सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। यही तो हमें प्रूव करना था, और क्या प्रूव करना था? यही था। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलो आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही बाकी एंगल भी प्रूव हो जाएंगे, जैसे बी एच सी हमने प्रूव कर दिया, ऐसे ही बाकी एंगल भी प्रूव हो जाएंगे। एंगल बी एच सी हमने देख लिया, अब देखते हैं हम एंगल सी एच ए को। एंगल सी एच ए जो कि इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल बी के। ऐसे ही एंगल हमारा हो जाएगा ए एच बी के, एंगल ए एच बी जो कि इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल सी के। ठीक है, तो यही प्रूव करना था हमने, जो कि हमने कर दिया। अब एक और चीज हमें देखनी है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है ए एच इंटू में एच डी, ए एच इंटू में एच डी, यानी कि ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा बी एच इंटू में एच ई के, सी एच इंटू में एच एफ के। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है ना, टू प्रूव। अब देखो दो ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, ए एच ई देखो, ए एच ई ट्राइंगल एंड कौन सा, ए एच ई हो गया हमारा, और दूसरा ए एच एफ देखो। नहीं नहीं, ए एच एफ मत देखो, नहीं तो हमें ये वाली साइड नहीं मिल पाएगी, हमें ये साइड चाहिए ना, तो इसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। ठीक है, देखो दो दो ट्राइंगल देखते हैं इसमें। कौन कौन से दो ट्राइंगल हम देख रहे हैं वो बताता हूँ आपको। एक तो हम देखेंगे ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि हमें यहाँ से ये वाली हाइट मिलेगी, और एक हम देखेंगे ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ से हमें ये वाली चीज मिलेगी। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। ए एच ई एंड कौन सा है, बी एच डी, तो बी एच डी। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये दोनों क्या है, ये है हमारे सिमिलर ट्रायंगल। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। तो ए एच ई ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बी एच डी के। अब कैसे है ये देख लेते हैं। एंगल ई दोनों का क्या है, इक्वल है। इसमें एंगल ई जो है, एंगल एच ई ए इक्वल्स टू एंगल एच डी बी, दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब एक चीज और देखो इसमें, एंगल ये वाला जो एंगल है इसका, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल ए एच ई इक्वल होगा हमारा किसके, बी एच डी के, एंगल बी एच डी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल एच ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, डी बी एच के, एंगल डी बी एच के। ठीक है, रिमेनिंग एंगल, ये दोनों रिमेनिंग है एंगल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा एंगल, एंगल और एंगल, मतलब ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल लग रहा है, यानी कि तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, और जब एंगल बराबर बराबर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एच ई सिमिलर होगा ट्रायंगल बी एच डी के। और अगर ऐसा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी कि ए एच, ठीक है, वो ए एच देखो ध्यान से, ए एच डिवाइडेड बाय एच डी डिवाइडेड बाय बी एच, ए एच डिवाइडेड बाय बी एच इक्वल होगा एच ई डिवाइडेड बाय एच डी के। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आएगा हमारा, ए एच इंटू में एच डी इक्वल हो जाएगा एच ई इंटू में बी एच के। ठीक है, और सेम तरीके से हम तीसरे को भी प्रूव कर देंगे, तो यही हमारी थ्योरम, मतलब ये फॉर्मूला जो है प्रूव हो जाएगा। इसको आप लिख लो, इसको याद कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब एक और चीज देखते हैं, मैं ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको। एक पॉइंट और आपको समझाना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके अंदर हमें तीन चीजें दे रखी हैं। ठीक है, एक सेकंड, चलो,
देखो, अगर हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, एक सर्कल है और इसके अंदर है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, इसमें हमें ये वैल्यूज ये दे रखे हैं, जो कि 90 डिग्री, इसमें हमें ए, बी और सी पॉइंट्स दे रखे हैं। बट अगर मैं कहूँ आपसे कि इसमें आप मुझे सेंट्रॉइड, ठीक है, जी यानी कि सेंट्रॉइड, और बी यानी कि ऑर्थो सेंटर, और हमारा ओ जो कि ये वाला पॉइंट है ओ, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, इन तीनों के बीच का रिलेशन बताओ, तो कैसे बताओगे? देखो, हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है जी, वो इन दोनों के कहाँ पे लाई करता है? बीच में, और बीच में भी किस तरीके से कि वर्टेक्स से लेके सेंटर तक, यहाँ इस मिड पॉइंट तक, इसको वो 2:1 में डिवाइड करता है, ये हो गया हमारा जी पॉइंट, ठीक है, ये हो गया 2:1, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है, ये तो पता ही है हमें। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि बी जी डिवाइडेड बाय जी ओ ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करना है ना? यहाँ तक तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्योंकि ये सेंट्रोइड और सरकम सेंटर भी लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये है कैपिटल आर, ये भी है कैपिटल आर, और ये जो हमारी ओ बी है, ओ बी ये भी क्या है? कैपिटल आर है। तो अगर ओ बी भी कैपिटल आर है, तो हम कहेंगे कि आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 3। क्यों दे रखी है? क्योंकि 2:1 में इसने डिवाइड कर रखा है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें आर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे, क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो जी ओ की वैल्यू है वो r/3 है, और बी जी की वैल्यू जो है वो मतलब टू, देखो मैं लिख देता हूँ इसको, बी जी जो है हमारा वो 2 के इक्वल है, लेकिन 2 जो है वो किसका है? ये है 2 टाइम्स ऑफ 1/3 के, है ना, इनटू में आर कर लो, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या कहेंगे इसे कि जी ओ जो है, जी ओ ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है? r/3 के इक्वल है, तो r/3 के इक्वल है ये, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको समझनी थी, ठीक है, कि किस तरीके से वैल्यूज हमने ले रखी है, समझ में आ गई? तो जी ओ क्या है? जी ओ ये है डिस्टेंस, जी ओ इसको लिख लो, जी ओ क्या है? ये है डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ठीक है। अब आपको ये समझना है, सेंट्रॉइड मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि ये मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं। ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक है। और जो हमारा सरकम सेंटर होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। चलो, अब आपके लिए ना एक फाइनल कंपैरिजन भी दे रखा है कि सारे सेंटर्स और ट्रायंगल्स के बीच में क्या क्या। देखो, इसमें क्या दे रखा है आपको? सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसमें मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन जो यूज होती हैं, और इसकी पोजीशन होती है ऑलवेज इनसाइड। इन सेंटर को हम आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और इसमें एंगल बाइसेक्टर्स को यूज किया जाता है, और इसकी पोजीशन हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल रहेगी, इन सेंटर की। और सरकम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करती हैं तब बनता है, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन होगी वो डिपेंड करेगा ट्रायंगल पे, यानी कि कभी वो ट्रायंगल के अंदर भी रहेगी, कभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके हाइपोटेन्यूज पे रहेगी, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके बाहर भी रहेगी। सेम केस रहेगा हमारा ऑर्थो सेंटर के साथ भी। ऑर्थो सेंटर को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, और एच से डिनोट कर ये किसके इंटरसेक्शन से बनता है? ये एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन से बनता है, ठीक है। और ये इसकी पोजीशन क्या होगी? वो डिपेंड करेगी ट्रायंगल के टाइप पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मुझे बताइए हम अपने चैनल को किस तरीके से आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, आपकी क्या एडवाइस है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके हमें बताओ कि हम और किस तरीके से आप लोगों के लिए अच्छा और बेहतरीन कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जय हिंद, ऑल द बेस्ट।